हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो वैसे तो फेसबुक के माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों को पता लग गया होगा कि आज क्या-क्या विषय हैं जो शामिल हुए हैं। नहीं, सभी को कैसे पता चल जाएगा चंचल? हाँ, जिन्होंने फेसबुक पर देखे हैं उन्हें पता होगा। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना चंचल, जो अपना कुछ काम कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, हाँ। और वो कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके हाथ में फोन ना हो, तो भाई हमारा भी कुछ धर्म है, हमारे कुछ कर्तव्य है। क्योंकि देखो, जो विषय है वो सुन लेने से ये रहता है कि जिज्ञासा बनी रहती है कि हाँ, अब ये कार्यक्रम आना है तो ये हमें जरूर सुनना है। जैसे कि हम खेलकूद का महत्व बच्चों के लिए कितना है ये बताएंगे आज कार्यक्रम में, है कि नहीं? हाँ, और खेलकूद के साथ हम बात करें कि खेलकूद जुड़ा होता है सेहत से, तो सेहत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हमारी रसोई में होती है, वो एक सूखे मेवे के रूप में है बादाम। इसके बारे में बात होगी। बिल्कुल सही बात है। दादी माँ के नुस्खे में बताएंगे बादाम के बारे में। वहीं सुनहरी यादें साथ साथ, जी हाँ, सखी सहेली के स्थापना दिवस यानी कि जन्मदिन के अवसर पर हम ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। तो भाई, लेकिन आपके बिना कैसे संभव है? तो आप 4-6 लाइन, 8 लाइन उन पर लिखकर भेजिए, और उस कार्यक्रम में 2 जून के कार्यक्रम में आपके जो कमेंट्स होंगे उनसे और गीतों से सजा रहेगा आपका कार्यक्रम सखी सहेली। बिल्कुल, किस तरह से जुड़ाव रहा है इस प्रोग्राम से आपका, इस बारे में जानकारियां हमारी सखियां दे सकती हैं, अपनी बातें हमें लिखकर बता सकती हैं। बिल्कुल, अपने उद्गार भेजिए, और भाई हम इकट्ठा कर रहे हैं कल से, है कि नहीं? हाँ। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक बेटी की जो विदा होती है, शादी का जो एक समारोह होता है, इसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन एक खास रस्म होती है बेटी की विदाई की। यहाँ से वो अपना जो सफर है मायके में खत्म करके ससुराल में एक नया सफर शुरू कर रही होती है। तो इस बारे में कुछ बातें करेंगे, और हमारी सखियां हैं जो मतलब सुनने वाले हैं, वो भी अपने इसके बारे में जो भी उनकी सोच है या किस किस तरह से क्या-क्या रस्में की जाती हैं इस बारे में वो लिख कर। नहीं भाई, हम ये कहना चाह रहे थे कि गीत मंजरी में आज हमारा विषय है विदाई, है ना? हाँ। तो गीत मंजरी जो गीतों के साथ पिरोया रहता है इस विषय के साथ, उसमें है विषय हमारा आज विदाई। और उसके संग संग आज बड़ा खास दिन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और जैसा कि बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो करना चाहिए वो हम छोड़ देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए उसमें से ये भी है कि तंबाकू का सेवन जानलेवा है, पता है, फिर भी गाहे बगा है। और जो कर लेना चाहिए उसमें ये भी है कि कार्यक्रम में गीत सुनते सुनते आगे बढ़े, तो पहले गीत सुनेंगे फिर हम आगे भी नहीं, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसीलिए गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।
कौन आया, हम तो आ चुके हैं और बहुत सारी बातें सखियों से करनी है हमें। और आज एक खास दिन के बारे में हम बात करेंगे जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जी हाँ, और जैसा कि हमने कहा ना कि पता है कि जानलेवा है फिर भी हम करते हैं, लेकिन बहुत 2 पंक्ति में बहुत प्यार से लिखा है, धूम्रपान की यह है खामी, ये पहुंचाती है पर्यावरण को बड़ी हानि। तो ये तो लिखा ही है, उसके संग संग जो सीधे सीधे स्वास्थ्य पर हमारा जो इसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि यूं कहें सीधे सीधे कि दुष्प्रभाव पड़ता है, वो सब जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तंबाकू है, तंबाकू तरह तरह से हम उनका सेवन करते हैं, सब जानते हैं, ये भी आप सब जानते हैं। और लेकिन उसका जो नुकसान है वो जब जानने के बाद भी हम छोड़ नहीं पाते। इसीलिए जो आज का दिन है 31 मई को दुनिया भर में निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है ना। और रेणु जी, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि धूम्रपान के जरिए जो भी दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को शिक्षित किया जा सके। क्योंकि तंबाकू से जो होने वाले नुकसान है, इसकी वजह से जो और परिवार को नुकसान होता है, हमारे सेहत को जो नुकसान पहुंचता है, तो बढ़ोतरी इसकी इतनी होती जा रही है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं, उसने साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, पहली बार 7 अप्रैल 1988 को यह दिवस मनाया गया था, लेकिन उसके बाद 31 मई 88 को एक प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद से ही हर साल 31 मई को मनाया जाने लगा। दुनिया भर के देशों द्वारा इसकी समाप्ति की दिशा में काम करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए ये सब किया गया और इसे एक समझौते के रूप में अपनाया गया। और तंबाकू के सेवन करने की जो आदत है, जब ये आदत पड़ जाती है तो इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है लोगों के लिए। क्योंकि कोई भी जब आदत, हमें बुरी आदत खास तौर पे जब लगती है, तो उसे छोड़ने के लिए बहुत सारा समर्पण और प्रेरणा चाहिए हमें। और नियमित रूप से जो लोग इसका सेवन करते हैं, जिन्हें इसकी लत लग जाती है, वो जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है, फिर भी इसे लेना बंद नहीं कर पाते हैं। तो उनका शरीर इस तरह की प्रतिक्रिया उसके लिए करता है कि वो इस चीज को, इसकी तरफ भागते हैं, इसे लेने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल, या कह सकते हैं कि हमारी क्या आदत पड़ जाती है, शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसी तरह से रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है। और कह सकते हैं ना कि उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया भी होती है, उसकी वजह से मांग करता है शरीर कि हमें ये चाहिए। इसीलिए तो जैसे तुमने लिखा है, बताया अभी ना, तो लिखा है कि यही कहना चाहूंगी कि बस इस आदत को छुड़ाने में लोगों की मदद की जाए। बहुत अच्छा लिखा है। विशेषतः किशोर वय में आते बच्चों को समझाया जाए, उनके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अपने आसपास हम बहुत लोगों को इसका सेवन करते देखते हैं, उनसे ही शुरुआत करनी होगी, है ना। बिल्कुल सही कहा है। और विशेषज्ञ भी इसके बारे में बताते हैं कि तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, बहुत सारी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का होने का खतरा उनसे बना रहता है, जिसमें फेफड़े का कैंसर है, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यानी कितनी सारी बीमारियां हैं जो इससे हो सकती हैं। इसको हम जानते भी हैं, फिर भी इस लत को छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और हर साल लगभग 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। कुछ लोग तो देखो सीधे इसका सेवन करते हैं, कुछ लोग जो आसपास रहते हैं उनके ऊपर भी सिर्फ सांसों से और बाकी चीज़ों से उसका प्रभाव आता है, दुष्प्रभाव आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको तुरंत छोड़ दिया जाए। वैसे हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू उत्पादन जैसे बीड़ी, गुटखा आदि है और इसको छोड़ने में व्यक्ति की भलाई है। तंबाकू छुड़वाने के लिए कई संस्थाएं खुल चुकी हैं। लिखते हैं कि सिनेमा घरों में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी तंबाकू सेवन के बुरे प्रभाव के बारे में बताया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि लोग इसकी बुरी आदतों से दूर रहें और उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़े। एक और साथी ने लिखा है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूकता आए। इसका नशा इतना घातक है कि एक बार लग जाए तो इसकी तलब बार बार लेने को विवश करती रहती है। मेरे इर्द गिर्द जाने कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, पर वो किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इसकी शुरुआत होने ही ना दी जाए, इसके लिए आगे की पीढ़ी के बारे में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके की बातें हमारे और साथियों ने भी लिखा है कि कब से शुरू हुआ, बाकी जानकारी भी दी है। लेकिन चंचल बात आती है ना कि अभी जैसे कोरोना में खास तौर से अगर देखा जाए तो ये संक्रमण जो हुआ वो फेफड़े से ही संबंधित था और फेफड़े में ही संक्रमण हुआ। तो जाहिर है कि जो ये तंबाकू आदि का सेवन नहीं कर रहे थे वो स्वस्थ थे और उनका फेफड़ा मजबूत था, तो को कह सकते हैं कि लड़ने में ज्यादा सक्षम थे और वो बहुत हद तक लड़ाई जीत भी गए। तो बेहतर है कि इसको तुरंत छोड़ा जाए। और छोड़ने के उपाय में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो आपकी अपनी इच्छा शक्ति है। पहले तो आप समझिए कि आपको इसको छोड़ना है। और जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो अनुकूल वातावरण बनने लगता है, या चीजों को हम अपने आप अपने अनुरूप इस तरह से बनाने लगते हैं। और एक दूसरी चीज है कि सरकार ने भी इसमें मदद करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। तो वहां पे काउंसलिंग भी दी जाती है। तो वो हेल्पलाइन नंबर है 104, 108,
1-888-998-998 और एक और नंबर है 1800-11-2356। इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, और काउंसलिंग दी जाती है। और इन पर कॉल करने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद मिली है। वहाँ जिस तरह की बातें बताई जाती हैं तो वो मददगार साबित होती हैं उनको इस चीज़ से दूर रखने में, क्योंकि सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति जो है वो तो शुरुआत है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि कहते हैं ना कि आपका शरीर मांग करता है, फिर आसपास के लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आज एक बार और ले लो। कुछ इस तरीके के जो चीजें होती हैं, जो कारक होते हैं, जो आपको फिर रोकने नहीं देते हैं, आगे फिर उस ओर जाते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो एक बार नंबर हम फिर से बता देते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है 104-108-00112356। तो ये तो सरकार का उपाय है, प्रयास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो कोई अगर छोड़ रहा है तो उसको और आप मदद करें, प्रेरित करें, ना कि ये कह रहे कोई बात नहीं आज ले लो, कोई बात नहीं फिर छोड़ देना, आज तो बड़ा खास दिन है ना। तो बड़े दुख में भी लोग लेना शुरू कर देते हैं, बहुत खुश रहते हैं तो भी बस इसी का सहारा लेते हैं। तो ये सोचना होगा। एक बात और है काउंसलिंग के बारे में चंचल, एक बड़ी धारणा बनी हुई है कि बस आदमी मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया है इसीलिए काउंसलिंग की आवश्यकता है ना। तो ऐसा नहीं है, वो खराब नहीं है, उनके अंदर सिर्फ वो एक आदत है जो खराब है और उसी आदत से हमें उसे दूर रखना होता है। हाँ, देखो वैसे भी गांधी जी ने कहा था ना कि बुराई से नफरत करो, उस व्यक्ति से नहीं। हाँ। है ना। तो जो खामी है, जो कमी है, जो भी आदत पड़ गई है, उसको कैसे दूर किया जाए। अगर वो प्रयास कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो काउंसलिंग के लिए जा रहा है, तो अगर काउंसलिंग के पास जाते ही ना सब लोग फुसफुसाने लगते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है ना। तो इस तरीके की चीजों पर अब ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब काउंसलिंग बहुत सारी चीजों में मदद कर रही है। तो इस तरह से मतलब कह सकते हैं ना कि कुछ भी प्रयास कीजिए, बस इससे दूर हटिए। एक चीज अभी आपने भी कही कि बहुत सारे लोग होते रहे, चलो कोई बात नहीं एक दिन और ले लो। अगर हम इस चीज का संकल्प करना भी चाहें कि नहीं हमें ये नुकसान पहुंचा रहा है फला चीज और हमें इससे दूर रहना है, लेकिन लोग हमें मदद इसकी तरफ हमें बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो हमने अगर संकल्प किया, चलिए किसी वजह से एक दिन संकल्प टूट गया, लेकिन वापस से फिर अपने आप उसी बात पर आ जाइए और उस संकल्प पर दृढ़ रही है और इस आदत को छोड़ना है ये मान के चलिए। और आपको अगर कोई चीज चबाने की आदत पड़ गई है तो उस चीज को छोड़कर दूसरी चीज पे आप डाइवर्ट हो सकते हैं, जैसे सौंफ और मिश्री ले लीजिए, वो आप चबाइए। बिल्कुल। तो इस तरीके के बहुत से मुखवास होते हैं जो कि खाना खाने के बाद पाचन के लिए खाए जाते हैं, बहुत तरीके के बनते हैं, धनिया के बीज के साथ मिला के बनाया जाता है, आजकल तो फ्लेक्सीड्स के साथ भी बना के रखते हैं। तो बहुत तरीके के बनते हैं, जैसे आपको पसंद हो वो करें, बेहतर है कि इससे दूर रहें। और एक बात और है कि उससे पहले शुरुआत ही ना करें। अगर आपकी आदत नहीं है तो कहीं आपको लगता है कि ऐसा माहौल बनने वाला है, आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो आप उनसे प्रभावित हैं, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा सेवन करते हैं तो उनसे दूर हो जाइए, है ना। और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको इस चीज से रोकते टोकते हैं। तो वो लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो जैसे ही आप लेने की कोशिश करेंगे वो हमेशा वहीं रोक देंगे आपको। बिल्कुल तो सही बात है। हाय दर्दे दिल जरा जरा देता है जी बड़ा मजा, अकेले जिसे मिले हल्का सा थोड़ा सा मैं मर गई, दर्दे दिल हाय जरा जरा देता है जी बड़ा मजा।
रोमियो जूलियट लैला मजनू शीरी और फरहाद, अरे ऐसे कितने नाम मेरी जा होंगे तुमको याद। भरी जवानी, हाय भरी जवानी, इसी की खातिर कर गए जो बर्बाद में मर गई सरदे दिल, हाय जरा जरा देता है ये बड़ा मजा। कहते रहे कि जान का है ये रोग, कहने वाले कहते रहे कि जान का है ये रोग, अरे फिर भी दुनिया को अफसाने प्यार के दे गए लोग। हुए दीवाने, हाय हुए दीवाने, इसी की खातिर जो भी ले गए जोग में मर गए सरदे दिल, जरा जरा देता है जी बड़ा मजा। जिसे मिले हल्का सा थोड़ा सा मर गई सरदे दिल, हाय जरा जरा देता है जी बड़ा मजा। वैसे तो लोग कहेंगे जिनकी ये लत है कि उनको बड़ा मजा आता है इसके सेवन में, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि 43 वर्ष की हो गई है मेरी उम्र और आज तक मैंने किसी भी प्रकार का धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं किया और शराब का सेवन भी कभी नहीं किया। इन सब चीज़ों से हमेशा बचपन से ही दूर रहा हूँ। मेरी यही आदत देखकर मेरे छोटे भाई ने भी इन चीज़ों का आज तक कभी सेवन नहीं किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। तो खुशी, हाँ, अच्छी बात यह है, देखो इन्होंने खुद ही जैसे एक बात और बता दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो आगे परिवार में छोटे भाई बहन जो भी होंगे, बच्चे हैं, ये सब भी नहीं करेंगे। तो एक अच्छी परंपरा आप घर में डाल सकते हैं, अपने आसपास एक अच्छा सा वातावरण बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों हम अपने मुंह को एक डस्टबिन की तरह बनाएं, उसमें कुछ भी गलत चीजें डालें। अगर हमें खाना ही है तो हम अच्छी पौष्टिक चीजें खाएं, जैसे कि बादाम है। क्या बात है। तो क्योंकि बादाम पौष्टिक आहार भी होता है और ये माना जाता है कि बादाम खाने से दिमाग भी तेज हो जाता है ना, और याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत से लोग नियमित रूप से इसका सेवन भी करते हैं, इसीलिए कि उनकी सेहत भी बनी रहे और दिमाग भी दुरुस्त बना रहे। और आयुर्वेद के अनुसार भी बादाम खाने से जो वात दोष है ये शांत होता है। इसके अलावा ऊतकों को भी मजबूत रखने के साथ साथ हमारी जो त्वचा है उसको भी जवा और चमकदार बनाए रखता है बादाम। तो बहुत अलग अलग तरीके से लोग इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग छील कर खाते हैं, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं जल्दबाजी में, लेकिन छील कर खाना बहुत ज़रूरी है। और इसको दूध या पानी में भिगो कर खाते हैं। तो कुछ लोग हालांकि भून कर तल कर भी खाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हमें लगता है कि पानी में भिगोकर या दूध में भिगोकर खाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही तरीका है जो सबसे सही माना जाता है। क्योंकि छिलके के सहित बादाम खाना फायदेमंद नहीं होता, बगैर छिलके के खाने से ज्यादा अच्छा है। छिलका जो है वो पोषणों में रुकावट पैदा करता है। बादाम के छिलके में टैनिन नाम का एक तत्व मौजूद होता है जो इस पोषक तत्व के अवशोषण को रोक लेता है। अगर हम सूखे बादाम का सेवन करते हैं तो छिलकों को निकालना हमारे लिए संभव ही नहीं होता, इसलिए जब हम इसे भिगो देते हैं पानी में तो आसानी से छिलका निकल जाता है और छिलका निकालने के बाद उसके जो सारे पोषक तत्व हैं वो भी हमें मिल पाते हैं। यही वजह है कि सूखे बादाम की जगह पर भुने हुए बादाम खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर छील कर खाना सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, भी करते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बादाम में प्रोटीन और फाइबर काफी होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और अस्वस्थ चीजें खाने की आशंका कम कर देता है। इसके अलावा बादाम में जैसे नट्स खाने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और शरीर तेजी से फैट बर्न करता है। तो फैट बर्न करने के लिए भी ये कह रहे हैं कि खाना चाहिए। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है जो कि आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। वैसे विटामिन ई से त्वचा और बाल भी बहुत अच्छे होते हैं ना। तो अलग से विटामिन ई की कोई गोलियां या कैप्सूल हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छिले हुए बादाम में वो आसानी से पचते भी हैं। विटामिन ई जैसा हमारे एक श्रोता ने लिखा ही है। इसके अलावा जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सारे जो कहते हैं कि उपयोगी चीज़ें उनका स्रोत है बादाम। और बिना भिगोए और अगर बादाम खाए जाते हैं तो कहते हैं कि पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए भिगो के खाना इसलिए भी अच्छा है। और खाने का सही तरीका है कि आप गुनगुने पानी में भिगो कर रख दें तो बहुत जल्दी आसानी से छिलका उतर जाता है। और इसके साथ में और इसको सेहतमंद बनाने के लिए हम किशमिश, खजूर जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। जी, और क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किशमिश और इसके साथ खाते हैं तो अच्छी से ये
पिस जाता है। हाँ। वैसे तो बच्चों को जब हम देते थे तो उसको पत्थर पर घिस के देते थे। हाँ। सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि घिसा हुआ अगर खाया जाए तो क्या बात है, लेकिन उसको 1 घंटे तक घिसना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका बिल्कुल मक्खन जैसा जब पेस्ट निकलता है, बल्कि यूं कहें कि चंदन की तरह जैसा वो निकलता है, तो सबसे अच्छा होता है, तभी वो पूरी तरह से पचता है। इसके अलावा घिसना अगर आप लगता है बहुत समय लगेगा, तो आप जो भीगा हुआ बादाम होता है, जैसे ठंडाई जब बनाते हैं तो उसमें पीसा जाता है, तो बिल्कुल वैसे पीस कर उसे दूध के साथ या ऐसे ही वो जो पेस्ट है उसे भी आप खा सकते हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि ये जो किशमिश है, अगर आप इसको आप उसके संग खा लेंगे ना मिश्री, तो अच्छी तरीके से वो पिस सा जाएगा, आपके मुंह में भी पिस सकता है। तो कुछ चीजों के संग इसको खाया जा सकता है। वैसे सामान्य व्यक्ति सुबह 5 बादाम तो खाए ही, लेकिन लगभग आप दिन में 10 बादाम तक खा सकते हैं। और खाली पेट बादाम नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि घिस के खाया जाए, लेकिन फिर वही वाली बात आती है, लेकिन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि भीगे हुए बादाम में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो अगर आपको कहीं से हृदय संबंधी समस्या है तो भी आप ये बादाम खा सकते हैं। और बिल्कुल भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, जो अगर कोई महिलाएं जो गर्भवती हैं वो भी खा सकती हैं, क्योंकि शिशु के मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में उसको विकास करने में बड़ा सहायक होता है ये। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को बादाम के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनको नियमित ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी होती है। वैसे लगता है कि कोई भी अगर खास बीमारी आपको है तो बादाम जैसी चीज़ या कोई भी और ऐसा भारी चीज़ खा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। चिकित्सक अगर कहते हैं तो खाइए, नहीं कहते हैं तो मत खाइए, है कि नहीं? इसके अलावा जिनको किडनी में पथरी है या गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है, तो उन्हें भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पाचन संबंधी परेशानी है तो बचना चाहिए खाने से, क्योंकि फाइबर अधिक होता है तो जाहिर है कि परेशानी बढ़ सकती है। और एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें भी आपको देखना होगा कि आपको सूट करता है कि नहीं करता है, तो चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। और सलाह की बात आती है तो हम सोचते हैं कि एक सलाह तुम्हें दे दें कि गीत बजा दो एक, है ना? आपकी सलाह हम भी मान लेते हैं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। महक है तेरे ही तन बदन की, ये भीनी भीनी हवा की खुशबू, महक है तेरे ही तन बदन की। संभल के बोलो चटक न जाए कोई नवीनी कली चमन की। मेरी कली तुम, तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार कर लूं। लब पे मचल रही है वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके ये चैन खो के, मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर
सी हैं तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। भाई हमारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं। वहीं एक ने जानकारी लिखकर भेजी है कि आज विश्व तोता दिवस भी है। क्या बात है। और इन्होंने लिखा है कि वो वही तोता जो नकल करता है। भाई नकल तो और भी बहुत से जानवर है जिनके बारे में कहा जाता है। बंदर के लिए भी कहा जाता है कि वो नकल करता है। हाँ, बंदर नकल करता है जरूर, लेकिन तोता जो है वो हमारी तरह बोल लेता है बहुत हद तक। जैसे छोटे छोटे नाम हो ना, रमा, रेनू, ऐसे ऐसे नाम बोल देता है। राम राम भी कर देते हैं। जो सिखाओ वो सीख लेते हैं बोलने में। तो कभी कभी बड़े मजेदार होती है स्थिति। दरवाजे पर कोई आया तो एक पूछ लेगा कौन है, ये भी एक तोते ने सीख लिया था। तो वो भी बड़ी गड़बड़ हो गई। एक दरवाजे पे कोई खड़ा है, वो बार बार घंटी बजा रहे हैं और ये बोल रहा है कौन है, और वो गुस्सा हो गया कि इतनी देर से पूछ रहे हैं कौन है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि तोता सीख लेता है, तो जैसे लोगों की संगत करता है तोता वैसे ही बाणी सीख जाता है। अगर वो अच्छे लोगों की संगत करेगा तो राम राम भी कहेगा, और बुरे लोगों की संगत करेगा, उनके साथ उसका ज्यादा रहना है, तो वो गलत चीजें भी सीख सकता है। चंचल, लेकिन वो तो नहीं निर्धारित कर सकता कि उसको किसके साथ रहना है। ये हम तंबाकू के बारे में सोच सकते हैं कि किसके साथ रहना है। बिल्कुल। फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि समय हो चला है एक ब्रेक का, लेते हैं। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती, और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी हमने कहा नकल का मारने की बात, कि नकल की जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ों में नकल की जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बात है कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर और बात करते हैं खेलकूद के महत्व की, और खास तौर पे बच्चों के लिए ये कितना जरूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। बचपन हमारी जिंदगी का रेणु जी सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। हर किसी के लिए हमें कह सकते हैं कि जिसे अपना बचपन तो सभी को याद रहता है, हमें भी ठीक से याद होगा। और बचपन में जब हम खेलते थे तो अक्सर कर माता पिता जो थे या घर के जो भी बड़े थे हमें डांट डपट दिया करते थे, और कहते क्या थे कि भाई पढ़ लिख लो। और कहावत भी पहले ऐसी हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये बातें पहले के जमाने की हो गई। अब चीजें बदल रही हैं। अब खेलने कूदने वाले बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के दिलों पे राज करते हैं, और बच्चे इन्हें अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से माता पिता सुबह अपने बच्चों का स्कूल का बैग तैयार करते हैं ना, वैसे जब शाम का उनका खेलने का समय हो जाता है, अब माता पिता उनके जो स्पोर्ट्स किट हैं उन्हें तैयार करके रखते हैं कि भाई इनका जाने का वक्त हो गया है खेलने के लिए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए खेल का महत्व तो है, लेकिन ये तो बात हो गई कि कुछ बच्चे जो खास रुचि रखते हैं अपनी के खेलों की तरफ। लेकिन सामान्य तौर पर सभी बच्चों को खेलना ही चाहिए, चाहे आपकी रुचि हो या ना हो, क्योंकि ये एक व्यायाम की तरह होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, तो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से ही दिमाग स्वस्थ नहीं होता है, क्योंकि उसको बाद में फिर से
कह सकते हैं कि उसका पोषक तत्व तो ये है हाँ। कि खेल लिया जाए थोड़ी देर, तो एक बार फिर से पुनः ऊर्जावान हो जाता है। आप लगातार जैसे पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर जो एक दिशा में आप चल रहे हैं, बड़ा नीरस सा हो जाती है स्थिति, तो कुछ कुछ आप याद करते हैं तो एक कहते हैं ना कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आपको लगता है कि बस यहाँ बिल्कुल डिब्बा भर गया है दिमाग का और अब आप आगे कुछ इसमें नहीं डाल सकते, तो बेहतर है आप उठिए, खेलिए और फिर से आप तरोताजा हो जाइए और देखिए फिर आपके दिमाग में सारी चीजें फिर से आने लगेंगी। बिल्कुल एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। बिल्कुल। और उनके बच्चों के दिमाग में होता क्या है, मुझे ये बातें शुरू से भर दी जाती हैं कि खेल कूद इतना करोगे तो भाई पढ़ोगे लिखोगे करब, और पढ़ाई में अव्वल नंबर नहीं ला सकोगे, इसलिए यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, होमवर्क करना है नहीं तो स्कूल में डांट पड़ेगी, शाम को खेलने मत जाओ, पापा ऑफिस से आएंगे तो गुस्सा करेंगे। बच्चे ऐसी बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं और बहुत सारे तो माता पिता भी ऐसे होते हैं, वो उन्हें यही अच्छा लगता है कि जब वो घर पर लौट कर आए अपने काम से या दफ्तर से तो बच्चा उन्हें पढ़ाई करता हुआ मिले। यानी कि हमें समझना होगा कि बच्चों के लिए खेल कूद का क्या महत्व है, हाँ। है ना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक कौशल जो है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास जो है, किसी चीज को समझने की क्षमता, सोचने की, उसको याद रखने की जो कुशलता है, ये जो दिमाग का काम है वो बहुत तेजी से होता है अगर हम खेलते हैं तो, यानी कि बच्चे खेलते हैं, क्योंकि अब बच्चों के ही विकास की बात हो रही है। और जब बच्चे नहीं खेलते हैं तो निष्क्रिय से हो जाते हैं, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। वैसे भी हम सब जानते हैं कि शरीर के जिस अंग से हम ज्यादा काम लेते हैं वो उतना ही सक्रिय रहता है, स्वस्थ रहता है और उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि मस्तिष्क से हम बहुत कम काम लेते हैं, शायद कुछ लोग कहते हैं 1-2% ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से शरीर का भी प्रयोग हम बहुत हद तक कम करते हैं। खेलना कूदना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी हमारे विकास होते हैं। साथ ही सामाजिक कौशल का विकास भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इससे भी खेल के जरिए मदद मिलती है। जब बच्चा बहुत सारे अलग अलग खेलों में भाग लेता है तो सामाजिक कौशल का विकास होता रहता है, वो बहुत सारे बच्चों से, अन्य बच्चों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, इसलिए ये विकास संभव हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से टीम का काम है ये। हाँ। और टीम में खेलना होता है, या टीम ना भी हो, 2 बच्चों में भी खेलना है तो एक दूसरा बच्चा है, दूसरे घर का बच्चा है, उसका स्वभाव अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, आपको बहुत कुछ हद तक उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। कहीं कहीं आपको कहना चाहिए ना, सहनशीलता आ जाती है। आपको लगता है अच्छा इस बच्चे को ये काम नहीं करना चाहिए, तो अपने भाई बहन से तो आप कह लेते हैं, लेकिन कोई और होता है जिसके साथ आप खेल रहे होते हैं, पड़ोस में हो, स्कूल में हो, तो खेलने से ये जो है आप में सामंजस्य करने की आदत पड़ जाती है कि अच्छा ठीक है, नहीं भाई ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही हमें स्वीकार करना है ना। तो और टीम के संग ये होता है कि 4 लोग हैं, 4 तरह के होते हैं। अभी तो 2 की बात हुई, अभी 4, 6, 8 अगर हो गए तो 8, कभी कभी क्रिकेट है तो 11 तरह के लोग हैं, उसमें और 2-4 ज्यादा हो गए। तो इतने लोगों के साथ आपको तारतम्य में बैठाना होता है, एडजस्ट करना होता है। ये आदत बचपन से पड़ जाती है खेलने से, है ना। बिल्कुल। और एक चीज और है कि जब बच्चे खेल कूद में भाग लेते हैं तो उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है, वो मजबूत होती जाती है, जिससे अलग अलग रोगों से लड़ने की ताकत मिलती रहती है और उनकी रोगों से रक्षा भी होती रहती है। इसके अलावा खुली हवा में बच्चों को छोड़ना अच्छा होता है, इससे आसपास का जो विश्व है उसका ज्ञान उनको होता है। जब बच्चे बाहर की दुनिया में आते हैं और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के भी संपर्क में आते हैं तो उनसे प्रतिरोध करने की क्षमता उनकी बढ़ती जाती है। ये तो हो गई बैक्टीरिया की बात हो गई, जीवाणु की बात हो गई, लेकिन वहीं पर लोगों से मिलने की जो बात होती है या कोई प्रतियोगी भावना है, किस तरह से प्रतियोगी भावना से खेलना है, और उसके संग संग जीतने का तो जश्न मनाना ही है। हार से हम क्या सीखते हैं ये भी खेलने के बाद हमें पता चलता है, और जो भी स्थिति आए उसका कैसे हमें स्वागत करना है। अगर हम जीत गए तब तो हम खुश हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से कहा जाता है कि भाई जीत गए बधाई हो, लेकिन हारने पर भी क्या बधाई खुद को दी जा सकती है, क्योंकि हमने कुछ नया सीखा कि अच्छा हमने ये गलती की थी, अगली बार हमें ये नहीं करना है। ये सारी चीजें हम खेल से सीखते हैं। बिल्कुल, असफलताओं से निराश नहीं होना है, ये चीज बच्चा सीख जाता है और पूरा ध्यान वो इस चीज पर केंद्रित करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये सारे गुण उसमें विकसित होते जाते हैं। लेकिन बच्चे अगर खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि इसके फायदे वो उसको बताएं और उसको प्रोत्साहित करें और खेलने के अवसर भी उसको वो देते रहें। बिल्कुल सही बात है, खेलने के अवसर देना होगा। और जैसे कि तुमने शुरू में कहा कि ये ना करो, वैसे मत खेलो, ऐसे मत खेलो, ये तो हम ही बताते हैं ना, तो हमें बताना होगा कि खेलो। और जाहिर है कि एक वातावरण आपको बनाना पड़ेगा, कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बस वातावरण बना दीजिए, खुद किसी पार्क में चले जाइए, एक बॉल लेके चले जाइए, आप खेलिए खुद बच्चे के साथ, देखिए कैसे नहीं वो खेलेगा। तो किसी न किसी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने की क्षमता बढ़ जाती है जब हम खेलते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे और भी जो कह सकते हैं कि व्यवहारगत
असलियत, हमारी जो खूबियां हैं वो हमें खेलने के माध्यम से मिलती हैं, है ना? और यही चीजें जो बच्चा बचपन से सीख रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है तो वो अगर किसी नौकरी या व्यवसाय में भी जाता है तो ये चीजें बड़ी मददगार साबित हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मीना? भाई देखो, खेल से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो रह गया कि अनुशासन हम सीखते हैं, और जो कि हम वैसे बच्चे से चाहते हैं कि हो जाए, आ जाए, उसको अनुशासन में रहे, लेकिन अगर हम खेल कूद अगर करवाते रहेंगे तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा, है ना? और तो इससे बहुत अच्छा क्या होगा? बिल्कुल। इसके अलावा वो लोगों को सहयोग करना भी सीखेगा, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ सहयोग की भावना अगर आपने नहीं रखी तो उस खेल को आप जीत ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। अगर 8, 10, 12 जितने भी खिलाड़ी आप खेल रहे हैं तो सबको साथ में लेकर चलना होता है, टीम की तरह काम करना है। जब सहयोग करेंगे तो जरूर उस खेल में आपको जीत हासिल होगी और ट्रॉफी भी मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। ट्रॉफी मिलने के बाद की खुशी अलग होती है, गर्व महसूस होता है, ये सब भावनाएं बच्चों को आ जाती हैं। अगर आज बात करें हम गीत मंजरी की, तो आज हमारा विषय है विदाई। विदाई वैसे चंचल बहुत तरीके की होती है ना। बच्चे अगर एक स्कूल से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, उस पे भी विदाई होती है, उनको लगता है ये स्कूल छूट रहा है, वो स्कूल अब आ रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी नौकरी में हैं तो जाहिर है कि तबादले होते हैं। हाँ। तो उसमें भी कहीं एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हैं, या किसी और कारण से भी शहर में इधर से उधर जाते हैं। ऐसे ही सेवानिवृत्ति भी एक विदाई का ही समय होता है, उस समय भी विदाई समारोह होता है। तो कुछ इस तरीके की विदाई होती है, लेकिन ये सारी जो विदाइयां होती हैं वो आवश्यक नहीं है कि सबके जीवन में हो। लेकिन हाँ, ये विवाह वाली जो है हमारी बहनों के जीवन में, यानी स्त्रियों के जीवन में, लड़कियों के जीवन में अवश्य आती है। ये एक अनुष्ठान है जो अलविदा या विदाई को संदर्भित करती है। और शादी का अंतिम चरण इसे हम कह सकते हैं, जब माता पिता अपनी बेटी को मायके की तरफ विदा करते हैं और मायके से ससुराल विदा करते हैं। और एक नई शुरुआत का भी प्रतीक होता है, क्योंकि वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है और वहां अभी उसे अपना संतुलन बनाना है। तो बहुत भावुक क्षण होते हैं ये। जी हाँ।
हमारे देश में खास तौर से शादी के बारे में सोचते हैं तो हम विस्तृत रूप से सोचते हैं, बहुत भव्य व्यवस्था करते हैं, अद्वितीय अनुष्ठान की कल्पना करते हैं और उसे साकार भी करते हैं। यहाँ शादी समारोह अनुष्ठानों के साथ शुरू होता है और इसी अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। अपनी नई शुरुआत के लिए, जिंदगी की नई शुरुआत के लिए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं, नव दंपति को आशीर्वाद देते हैं। शादी भी एक दिन जहां भावनाओं की श्रृंखला आपस में जुड़ी है, विवाह की यादें खास होती हैं और हमेशा के लिए बनी रहती हैं। बिल्कुल, दहलीज पार करने से पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर की ओर अपने ऊपर से 3 बार चावल, ऐसे बहुत सारी रस्में होती है ना, इस रस्म के बारे में हम बता रहे हैं कि चावल के जो दाने हैं उनको अब पीछे मुट्ठी में लेकर फेंकती है। और इस रस्म में दुल्हन से इतना प्यार और देखभाल करने वाला, जीवन के हर पड़ाव पर उसके साथ देने वाले जो उसके माता पिता हैं, वो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती है। साथ ही रस्म ये भी दिखाती है कि उसके माता पिता उसके जाने के बाद भी घर में खुश रहें और घर में समृद्धि बनी रहे, वो ऐसी वो कामना करती है। माता पिता को गले लगाती है और एक नए जीवन में आगे बढ़ जाती है। उनके जो उस घर के बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेती है, उनके पैर छूकर आगे बढ़ती है। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिनों फिर ना आएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिन फिर ना आएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। माथे पे चंदा की बिंदिया लगा दूं, बिंदिया लगा दूं, माथे बिंदिया लगा दूं। अखियों में बदरा का गजरा सजा दूं, गजरा सजा दूं, नैना गजरा सजा दूं। फूलों के रस में चुनरी रंगा के, फूलों के रस में चुनरी रंगा के गले पहना दूं, गले पहना दूं ये चंद्रहार, तो राजा लुट जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी रस्म होती है जो सबको भावुक कर देती है। और जो हमने एक रस्म की भी चर्चा की कि चावल लेके फेंका जाता है पीछे की तरफ, इसमें हर जगह अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार रस्में थोड़ी अलग होती हैं। कहीं चावल होते हैं, कहीं वो जो फुलाए हुए चावल होते हैं जिन्हें हम लाई या मुरमुरा कहते हैं, वो होते हैं। लावा भी होता है, धान का लावा अलग होता है, कहीं कहीं वो भी होता है। कहीं गेहूं के सिक्के होते हैं, कहीं फूल होते हैं। और इनको फेंकने के पीछे बहुत अलग अलग मान्यताएं या जुड़ी हुई हैं लोगों की। कई बार कहते हैं कि वो ये दर्शाता है कि मायके को छोड़कर दुल्हन ससुराल जा रही है, लेकिन वो इन्हें फेंकने के पीछे वो दुआएं मांग रही है अपने ईश्वर से कि उसके जाने के बाद भी जो उसका परिवार है वो इसी तरह से फलता फूलता रहे, धन धान्य से भरा रहे। बिल्कुल, वही सोचती हैं कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है बेटियों को। तो मान्यता के अनुसार जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में खुशियां बनी रहती हैं। विदाई के समय सिक्के चावल या जो पीछे फेंकते हैं, उसका मतलब वही है कि धन संपत्ति भी भरी रहे, सुख समृद्धि तो रहे, सुख शांति रहे, उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य और संपत्ति भी बनी रहे। ये मान्यता है कन्या द्वारा चावल फेंकने का। और इसके साथ साथ चावल की जब बात आती है, खासतौर से धान इसलिए रखते हैं कि धान जो होता है खेती करने वाले भी जानते हैं और वैसे भी हम जानते हैं कि धान रोपा जाता है। कहीं और इसको लगाया जाता है, उसके बाद धान को खेत में रोपा जाता है। तो बेटियां ही ऐसी होती हैं जो एक जगह से
उठती हैं और फिर दोबारा कहीं जाके रुक जाती हैं। हाँ। और तब कहीं वो फिर उपज देती हैं, पैदावार बढ़ाती हैं। तो इस तरह से एक इसका प्रतीक है लड़कियों के लिए धान, इसीलिए सब जगह इस्तेमाल किया जाता है खास तौर से। और बहुत सारे जगहों पर ये मान्यता भी है कि वो धान जो बेटी ने पीछे की तरफ फेंका है उसे संभाल के रख लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने बताया ना कि एक जगह से धान को रोपा जाता है, जी। तो इसीलिए उस धान को संभाल कर रखा जाता है। जी हाँ। और ये भी मान्यता है कि भाई जैसे हम नजर उतार के कई चीजों को उबार कर ऊपर से वार कर निकाल देते हैं, तो परिवार को किसी की नजर ना लगे। तो अलग अलग मान्यताएं हैं जो लोगों ने बना दी हैं। रस्म वही है, मान्यताएं अलग अलग बिल्कुल। हैं। और भी रस्मों की बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं। जी। बेटी एक घर से दूसरे घर विदा हो जाती है और जिस घर में वो चिड़िया बनकर महकती रही, अब दूसरे आंगन को चहकाना है, महकाना है, वहाँ परिवार को बढ़ाकर उसे आगे बढ़ाना होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी भेजी हैं। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात लिखी है। विदाई से फिर मुझे वो जो रस्में उस वक्त हो रही होती हैं वो याद आ गई। जैसे हमने एक रस्म की बात की, एक और रस्म होती है जहाँ पर दुल्हन को विदा से पहले, जैसे कहते हैं कि हम किसी को भी भूखे प्यासे विदा नहीं करते, तो उस वक्त जाने से पहले उसको पानी पिलाया जाता है। तो यही कहीं पानी पिलाते हैं, कहीं शरबत पिलाते हैं, कहीं कुछ जूस पिलाते हैं, मतलब उसमें कुछ मिठास घोल दी जाती है ताकि वो मिठास उनके जीवन में भी घुली रहे और वो जो प्यास है उनके जीवन में कभी ना रहे। तो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग रस्में होती हैं। जब डोली में बिठाने के लिए उसको आगे ले जाते हैं तो बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि मामा गोद में उठाकर दुल्हन को लेके जाते हैं, कहीं चाचा लेके जाते हैं, कहीं बड़ा भाई गोद में उठाकर अपनी छोटी बहन को डोली तक छोड़कर आता है। इस तरह की अलग अलग रस्में होती हैं। एक और रस्म होती है, जब पहले तो डोरियां उठा करती थी, आजकल कार में दुल्हन विदा होती है। तो उस कार को जो भाई होते हैं, दुल्हन के भाई हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, सभी भाई मिलकर उसको आगे की तरफ धक्का लगाते हैं, यानी कि वो सुख समृद्धि की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये इस रस्म के मतलब होते हैं। बढ़ भी रही है। दूसरा एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि विदाई के समय हम नम जरूर है आंखें, लेकिन मन में एक खुशी भी है और खुशी खुशी विदाई करना ही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर दुखी होकर करेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे और जो बेटी जा रही है वो तो अपना मन भारी करके जाएगी ही। तो इसलिए वो देना कि अच्छा हम तुम्हारे जाने में भी हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं और हम ऐसे ही बात तक साथ में रहेंगे।
एक और रस्म होती है जब दूल्हे की कार जो है, दूल्हा दुल्हन जिस कार में बैठे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो परिवार के जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, वो इस नए जोड़े पर बुरी शक्तियों से बचाने के लिए या उन पर कोई भी अगर नजर लगी है तो उसे उबारने के लिए भी सिक्के फेंके जाते हैं या फूल फेंके जाते हैं, धान फेंका जाता है। ऐसी अलग अलग तरह की बहुत सारी रस्में अदा की जाती हैं। जी हाँ, आज तुमने जैसे कार की बात कही, लेकिन पहले जैसे कि डोली उठती थी तो फिर कुछ लोग पहले खुद कहार से पहले खुद डोली को उठाकर बढ़ते थे आगे, 4 कदम 6 कदम खुद जाते थे। यानी कि फिर वही वाली बात है कि सब कुछ खुशी खुशी होना चाहिए। हमारे यहाँ विदाई भी एक खुशी का ही समारोह माना जाता है, उसको बहुत गम का माहौल नहीं बनाया जाता। बिल्कुल, विदाई समारोह विवाह के अंतिम चरण का प्रतीक होता है। विदाई किसी भी शादी का सबसे भावुक हिस्सा भी है और दुख के साथ साथ एक खुशी का मौका भी है, क्योंकि जहां मायके में उसका सफर अभी पूरा हुआ, हालांकि यूं तो जीवन भर वो जुड़ी ही रहती है, लेकिन नए जीवन की यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। और अलग अलग धर्म में ये मान्यताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग देशों में मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, और हम कह सकते हैं कि हर रस्म उतनी ही मीठी है, उतनी ही अच्छी है और अपनी उसकी अलग अलग विशेषता है, क्योंकि हर रस्म हमसे कुछ ना कुछ कहती है। बिल्कुल। भावन के घर जाए बूढ़ी, घूंघट में शर्माए बूढ़ी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए बूढ़ी, घूंघट में शर्माए बूढ़ी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। आंगन बजे बधाई गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। अब हम तो हुए पराए गोरी, दिल तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
सखी जब वापस आए गोरी गोद भरी ले आए गोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना मन हम भी सखियों से यही कहेंगे कि हमें ना भुलाना। और विशेष दिन सखी सहेली का आ रहा है 2 जून का, उस दिन ज़रूर याद रखना। प्रोग्राम सुनती रहें सखियां, और इजाज़त लेने का समय हो गया है। सभी को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।